नमस्कार साथियों, मैं अंकुश भगत एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर, जिसका नाम है भगत यूथ क्लब। साथियों, मैं आपको बताता चलूं कि यूट्यूब पर भी हमारा चैनल है जिसका नाम है अंकुश भगत VYC। मैं यहां पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप हमारा चैनल यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, थोड़े समय पहले मैंने एक शॉर्ट रील डाली थी जिसमें मैंने जिक्र किया था इसो मेक का। उसके बाद मुझे कई सारे मैसेजेस, कॉल आई और कई सारे लोगों का इंतजार था इस कहानी का। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले ही रिक्वेस्ट कर दूं कि इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि लोगों को इसो मेक के संघर्ष का पता चले। साथियों, आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का भी अपना एक अलग इतिहास रहा, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिनको बुला दिया गया। उनमें से आज मैं जिनकी कहानी आपको बताने जा रहा हूं, ये नाम उन्हीं में से एक है। अगर उनको लोग याद करते भी हैं तो उनके जाति के नाम से, लेकिन उनकी संघर्ष की कहानी को हमेशा बुला दिया जाता है। ये कहानी है एक विद्रोही भूमिहीन किसान, एक सच्चे मित्र और संघर्ष करने वाले योद्धा इसो मेक की। साथियों, इसो मेक की कहानी को समझने से पहले बाबा जीतो की कहानी को भी समझना होगा। बाबा जीतो रियासी जिले के गांव में रहते थे और उनका अपने चचेरे भाइयों के साथ जमीन को लेकर विवाद हो गया। जब ये फैसला पंचायत तक पहुंचा तो पंचायत ने उनके विरुद्ध फैसला लिया। बाबा जीतो इस फैसले से नाराज हो गए और उन्होंने फैसला किया कि वो अपना गांव छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। बाबा जीतो ने अपनी बेटी को साथ लिया और वो अपना गांव छोड़कर जम्मू जिले के तहसील माड़ में एक गांव पड़ता था पंजोड़, वहां पे आ गए। पंजोर में उनका एक मित्र रहता था जिसका नाम था रूलो। रूलो लोहार था। बाबा जीतो कई दिन तक उनके घर में ही रुके। कई दिन तक रूलो ने उनकी मेहमान नवाजी की। थोड़े दिन बाद बाबा जीतो ने रूलो को कहा कि वो उन्हें जमीन दिला दे या कोई काम दिला दे, क्योंकि वह रूलो पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। उस समय वहां पे एक जमींदार थे जिनका नाम था वीर सिंह। रूलो के कुछ जानने वाले वीर सिंह को अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने उनसे बात की और कहा कि वीर सिंह से उन्हें मिलवाया जाए। एक दिन रूलो और बाबा जीतो वीर सिंह से मिलने के। जब वीर सिंह को यह पता चला कि बाबा जीतो ब्राह्मण हैं, तो वीर सिंह ने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि क्यों ना बाबा जीतो को मंदिर में बिठा दिया जाए, जहाँ उन्हें जजमानी का काम दे दिया जाए। लेकिन बाबा जीतो ने इस प्रस्ताव से इनकार कर दिया। तो बाबा जीतो ने कहा कि मैं खुद एक किसान हूं और मैं खेती करना चाहता हूं। बाबा जीतो का ये जवाब सुनकर वीर सिंह के अहंकार को ठेस पहुंची और उसने बाबा जीतो को जमीन देने से इनकार कर दिया। लेकिन रूलो और बाबा जीतो के बार बार कहने पर वीर सिंह आखिरकार मान गया। लेकिन वीर सिंह ने बाबा जीतो को ऐसी जमीन दी जिस पर कांटेदार झाड़ियां और घास उगी हुई थी, क्योंकि वीर सिंह चाहता था कि बाबा जीतो इस जमीन को छोड़कर चले जाएं। वीर सिंह को लगता था कि बाबा जीतो इतनी खराब जमीन पर खेती नहीं कर पाएंगे और आखिरकार इस जमीन को छोड़कर चले जाएंगे। अब जहां से शुरुआत होती है इसो मेक की कहानी। मैं आपको बताता चलूं कि जो जमीन वीर सिंह ने बाबा जीतो को दी थी, उसे पहले से ही, उसकी देखभाल पहले से ही इसो मेक करते थे। इसो मेक उस जमीन की रखवाली के बदले वीर सिंह से कुछ पैसे ले लिया करते थे जिनसे उनका घर चलता था। अब जब अगले दिन बाबा जीतो उस जमीन को देखने के लिए पहुंचे तो वहां पे उनकी मुलाकात हुई इसो मेक से। इसो उस जमीन को भली भांति समझते थे, क्योंकि वो पिछले कई सालों से उस जमीन की देखभाल कर रहे थे। उन्होंने बाबा जीतो को वो जमीन दिखाई। बाबा जीतो ने जब उस जमीन को देखा तो उन्होंने देखा कि दूर दूर तक कांटेदार झाड़ियां हैं और वहां पर घास उगी हुई। इसो जो थे वो वीर सिंह के रवैये को पहले से ही जानते थे। उन्हें पता था कि वीर सिंह ने बाबा जीतो को ये जमीन क्यों दी है। उन्हें पता था कि इस जमीन पर खेती करना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। लेकिन बाबा जीतो ने हार नहीं मानी। उन्होंने रूलो से कुल्हाड़ी ली और जमीन पर लगी हुई झाड़ियों को काटना शुरू कर दिया। उन्हें काम करता देख इसो भी उनके साथ काम करने में लग गए। जब इसो उनके साथ काम कर रहे थे तो बाबा जीतो ने उन्हें कहा कि भाई, अगर तुम मेरा साथ दे रहे हो तो क्यों ना हम मिलकर इस जमीन को साफ करें और आखिर में जो भी फसल निकल कर आएगी हम दोनों उसे बराबर बांट लेंगे। पहले तो इसो ने उनके इस प्रस्ताव से मना कर दिया, लेकिन आखिर में बाबा जीतो के बार बार बोलने पर उन्होंने मान लिया। उस समय ज्यादातर जमीन जमींदारों के पास थी। अगर कोई दलित खेती करता भी था तो उसके पास खुद की जमीन नहीं होती थी। इसो उसी जमीन में मेहनत कर रहा था, लेकिन अब फर्क सिर्फ इतना था, पहले वो एक मजदूर की तरह काम करता था और अब उसे एक बराबर के साथी की तरह देखा जा रहा था। बाबा जीतो और इसो ने जब जमीन की झाड़ियों को काटना शुरू किया
तो जमीन बदलने लगी। जमीन की जाड़ियां साफ करने में ही कई दिन लगे, लेकिन जमीन को खेती के लिए तैयार करना अभी बाकी था। कहा जाता है बाबा जीतो और ईसो मेघ ने खेत में ही कुटिया बना ली थी, क्योंकि गाँव आने जाने में उन्हें काफी समय लगता था और वो अपना ज्यादातर समय उसी खेत में गुजारते और मेहनत करते। कई बार ईसो उसी खेत में सो जाता। इस जमीन को खेती के लायक बनाने के लिए जितनी मेहनत बाबा जीतो ने की, उससे कम मेहनत ईसो मेघ ने भी नहीं की। उस जमीन को खेती के लायक बनाने के लिए ईसो मेघ ने भी बराबर की मेहनत की। अगर ईसो बाबा जीतो जी का साथ नहीं देते तो शायद उस जमीन का नक्शा बदलना ना इतना आसान नहीं होता। बाबा जीतो जी का संघर्ष आज भी याद किया जाता है, लेकिन ईसो मेघ जी का योगदान बहुत कम याद किया जाता है। जब खेत तैयार हुई तो जुताई का समय आया, तो बाबा जीतो अपने गांव से 2 बैल लेकर आए। तो बाबा जीतो और ईसो ने मिलकर खेत को जोता। इसके बाद उन्हें बीज की जरूरत थी। ईसो को पता था कि बीज कहां से मिल सकता है। उसके बाद बाबा जीतो जी वहां से बीज लेकर आए। उन दोनों ने बीज को बोया। कहा जाता है कि वो ये बीज महंत नथुराम से लेकर आए थे, जो गाँव कानाचक के रहने वाले थे। उन्होंने उनसे वादा किया कि फसल होने पर उनको उनके बीज लौटा दिए जाएंगे। लेकिन खेती सिर्फ बीज डालने से नहीं होती, उसके लिए पानी की भी जरूरत होती है। उसके बाद वहां पे एक कुएंदार गड्ढा था। उसके बाद ईसो मेघ और बाबा जीतो दोनों ने मिलकर उस कुएंदार गड्ढे को बड़ा किया, ताकि बारिश का पानी इसमें जमा हो और वो खेती में काम आ सके। गेहूं की फसल तैयार होने में लगभग 25 से 30 दिन लगे। जब तक फसल तैयार हो रही थी तो वो गांव में जाकर कई सारे लोगों से मिलते, उनसे बातचीत करते, मेल जोल बढ़ाते। गांव में उनकी चर्चा होने लगी, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा काम करके दिखाया था जो ना के बराबर था, जो शायद कोई करने की सोचता तक नहीं। लेकिन उनकी मेहनत ने पूरे गांव में एक मिसाल कायम की थी। जिस जमीन को वीर सिंह ने बाबा जीतो को इसलिए दिया था कि शायद कुछ दिन बाद बाबा जीतो इस जमीन को छोड़कर भाग जाएंगे, उस जमीन पर अब गेहूं की फसल लहरा रही थी। और वीर सिंह को किसी ने यह खबर भी पहुंचा दी कि ईसो उस जमीन में हिस्सेदार है। जब ये खबर वीर सिंह तक पहुंची तो वो अपने आदमियों के साथ खेत की तरफ चला गया। उस समय वहां पर ईसो अकेला था। बाबा जी तो गांव में गए हुए थे। उस समय वीर सिंह ने ईसो मेघ से कहा कि मुझे आधा हिस्सा लेकर जाना है, तुम मेरे नौकर हो और तुम्हारे हिस्से पर भी मेरा हक है। तब ईसो ने उनसे कहा कि बाबा जी तो कुछ समय के लिए गांव में गए हैं, उनके आने का इंतजार कीजिए। लेकिन वीर सिंह ने उनकी एक ना मानी। उन्होंने अपने आदमियों को कहा ईसो को बंदी बना लो। उन्होंने वीर सिंह का विरोध किया और उसे बेईमान तक कह दिया। आखिरकार उन्होंने ईसो को बांध लिया और आधे से ज्यादा फसल लेकर वहां से भाग निकला। और कुछ समय बाद किसी तरह से ईसो ने खुद को खोला और दौड़ता हुआ बाबा जीतो के पास गया। उन्होंने बाबा जीतो को सारी बात बताई। बाबा जीतो ने जब ये बात सुनी तो वो वीर सिंह के पीछे चल पड़े। कहा जाता है कि उनके हाथ में कटार थी और जब उन्होंने वीर सिंह के काफिले को घेरा और उसके बाद बाबा जीतो जी के हाथ में जो कटार थी, उन्होंने उससे उन बोरियों को काटना शुरू कर दिया। अब जब बोरियों को काटा तो गेहूं के जो दाने थे वो जमीन पर बिखरने लगे और देखते ही देखते वहां पे गेहूं का ढेर लग गया। बाबा जी तो गेहूं के दानों के ढेर पर खड़े हुए और अपने हक की बात करने लगे। उन्होंने वीर सिंह की बेईमानी को ललकारा और कहा कि जिस जमीन पर उनका खून पसीना लगा है वो उस पर इस तरह से कब्जा नहीं कर सकता। और उस समय लोक कथाओं के अनुसार बाबा जीतो ने उस गेहूं के दानों पर उस कटार से खुद को मारा और अपनी शहादत दे दी। बाबा जीतो को ऐसा करते हुए देख वीर सिंह और उसके आदमी वहां से भाग गए। ईसो वहां उन्हें जोर जोर से ललकारता रहा और उनकी बेईमानी का विरोध करता रहा। जिस जमीन और फसल के लिए उन दोनों ने इतनी मेहनत की थी वो सब एक पल में बर्बाद हो गया। इसके बाद ईसो गांव की तरफ भागे और उन्होंने बुआ कोड़ी को ये सारी बात बताई। कहते हैं कि बाबा जीतो की मौत के बाद ईसो अकेला रह गया। लेकिन जहां एक सवाल खड़ा होता है, जिस समाज ने ईसो को बराबरी का अधिकार नहीं दिया, उस समाज में बाबा जीतो के बाद ईसो का क्या हुआ? लोक कथाओं में ईसो के आगे के जीवन का बहुत ज्यादा वर्णन नहीं मिलता। कुछ लोक कथाओं में कहा जाता है कि बाबा जीतो और बुआ कोड़ी के साथ ईसो ने भी अपने प्राण त्याग दिए और वहीं कुछ लोग मानते हैं कि ईसो उसके बाद भी जीवित रहे। लेकिन इस बात का कोई प्रमाण सामने नहीं आया। लेकिन एक बात साफ है, ईसो मेघ की ये कहानी सिर्फ जमीन की कहानी नहीं है, ये दोस्ती की कहानी है, ये बराबरी की कहानी है और ये कहानी है मेहनत की। और इन सब चीजों से बढ़कर ये कहानी है इंसानियत की। अफसोस की बात सिर्फ इतनी है कि जिस इंसान ने एक बंजर जमीन को खेती के लायक बनाने के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया, उसका नाम उसी कहानी में
बहुत पीछे छूट गया। बाबा जीतो जी का संघर्ष याद किया गया और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले उनके साथी का नाम बहुत कम याद किया गया। और शायद अब वक्त है कि उस कहानी को फिर उन लोगों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि इतिहास सिर्फ बड़े नामों से नहीं बनता, इतिहास उन लोगों से भी बनता है जो किसी के साथ खड़े होकर अपना सब कुछ लगा देते हैं। और ईसो मेघ भी उन्हीं लोगों में से एक थे। ये कहानी आपको इंस्पायर जरूर करेगी कि नामुमकिन चीजें भी मुमकिन हो सकती हैं अगर आप मेहनत से उन चीजों को करें। साथियों, आप इस वीडियो को शेयर जरूर करना और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। जय कबीर, जय भीम, जय संविधान, जय भारत।